हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आपको पता है बीपीएससी ने अगेन सारे एस्पिरेंट्स को सरप्राइज़ कर दिया है और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे रिगार्डिंग 68th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसको हम लोग पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन बोलते हैं ऑफ बीपीएससी। अब हुआ क्या है, सारे चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में आने 2-3 साल में जो है वो बीपीएससी एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो अब आपको अपने प्रिपरेशन को, आपको अपने स्ट्रैटेजी को, हर चीज़ को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। और इस चीज़ में जो है हम लोग का पूरा सहायता रहेगा, हमारे चैनल का स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब। हम लोग आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे न्यू पैटर्न में, अगर आप जो न्यू पैटर्न आने वाला है, और ये बहुत तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये पैटर्न जो है आपको हेल्प करेगा इन अदर एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले हम लोग देखेंगे कि इस पैटर्न में क्या, इस मतलब क्या क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये चेंजेस को आप कैसे जो है अब अपने प्रिपरेशन में, अपने स्ट्रैटेजी में चेंज लाएं। ठीक है। और कुछ लोग जो यूपीएससी की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या इससे फ़ायदा है या नुकसान है, ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो ये एग्ज़ाम होता है पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम, ये 3 स्टेजेस का एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट स्टेज जो है आपका वो क्या होता है, प्रीलिम्स, जिसको हम लोग कॉम्पिटिटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं। इसका 68th जो एग्ज़ाम होगा, जो आपका जो टेंटेटिव डेट फरवरी में है जो होने वाला है, तो उसमें आपको पता है कि यहाँ पर कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है। अब ऑलरेडी हमने एक वीडियो में जो है देखा था कि वहाँ पर बीपीएससी ऑलरेडी सोच रही थी कि उन्हें क्या चेंज करना चाहिए। ठीक है। उन्होंने बच्चों से राय मांगा था, एस्पिरेंट से राय मांगा था कि आपको जो हम लोग नेगेटिव मार्किंग लाने वाले हैं उसमें आपको किस तरह का पैटर्न चाहिए। क्या हम लोग 150 क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसमें सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग ले आए, या फिर एक आपको जो है एक फॉर्मूला बताया गया था 100 और 50 क्वेश्चंस का, क्या उसको हम लोग जो है उसको फॉलो करें। लेकिन बीपीएससी को जैसा वोट्स आया होगा, जैसा लोगों ने रिकमेंडेशंस दिया होगा, उसके बेसिस पे उन्होंने एक नेगेटिव मार्किंग ऑफ पॉइंट, आप बोल सकते हैं 0.25, क्योंकि फुल मार्क्स जो है वो 1 मार्क होगा। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट मार्क करते हैं तो उसके बदले में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और उसका 1/4 मतलब -0.25 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्क्स जैसा आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है। अब देखिए, ये जो है अगर आप यूपीएससी से कंपेयर करें तो यूपीएससी से अभी भी ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि यूपीएससी में जो है वो 1/3 नेगेटिव हो जाता है। वहाँ पे 1/3 की बात होती है, वहाँ पे 2 नंबर का एक करेक्ट ऑप्शन होता है। मतलब अगर आप एक करेक्ट ऑप्शन मार्क करते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आपको 2 नंबर जो है वो असाइन होता है, और उसी का 1/3 यानी मतलब करीबन 0.67 नंबर या 0.66 नंबर जो है वो काट लिया जाता है अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो। ठीक है। बीपीएससी के केस में क्या होगा, आपको 1 मार्क्स मिलेगा सही ऑप्शन मार्क करने के लिए, और आपको -0.25 हो जाएगा अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत मार्क करते हैं। अब ये ऑलरेडी हमने देखा था, अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो 67th बीपीएससी में जो कट ऑफ हुआ, जो 117, 115, 117 चला गया, ये आप जान रहे हैं कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी एग्ज़ाम। अगर आपका 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है और अगर उसमें आपका कट ऑफ 115 जा रहा है, तो इसका मतलब ये है या तो आप क्वेश्चन काफ़ी ईजी सेट कर रहे हैं, या तो जो है बच्चे जो है वो इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसी कारण बहुत सारे नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, जो तुक्केबाज कैंडिडेट्स होते हैं, वो एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और मार्क करके आ जाते हैं। तो इसमें बहुत क्या होता था कि बहुत जेन्युइन स्टूडेंट्स जो कि बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, सालों भर जो है वो जीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन उनका स्कोर जो है आपको पता है 105 से लेके 110 के बीच में आ रहा होता है, और वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते हैं और मेंस नहीं दे पाते हैं। ये हो रहा था 2-3 सालों से। इसको बीपीएससी ने चेक किया है, नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस किया है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी तुक्केबाज नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको अब परेशानी आएगी। ये जो है बहुत ही अच्छा मूव है। अगर आप बोले एक सही काम जो बीपीएससी ने किया है वो है नेगेटिव मार्किंग को इंट्रोड्यूस करके। ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के आने की वजह से क्या होगा कि अगर आप गलत मार्क करते हैं तो आपको जो है उसके बदले में पेनल्टी मार्क्स लगेगा, तो अब आपका स्कोर जो है वो घटता चला जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि तुक्केबाज जो हैं वो अब उनको बहुत नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो 4-5 तुक्का में से अगर एक सही करते हैं और 4 गलत करते हैं तो नेट इफेक्टिव 0 मार्क्स ही होगा। ठीक है। तो इसी कारण जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको खुश होने का बात है, प्रीलिम्स अब आपके लिए बहुत अच्छा हो गया है। अच्छे से तैयारी करिए, बिल्कुल अच्छे से। जो भी मेहनत करके जाते हैं उनको डेफिनेटली प्रीलिम्स में फ़ायदा मिलेगा। 68 बीपीएससी आपके लिए जो है ये बिल्कुल आप ही के लिए एग्ज़ाम है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड स्टेज की बात करें मेंस में, तो मेंस में भी अगेन बहुत सारे इश्यूज थे जिस पर बीपीएससी को जो है काफ़ी ज़्यादा आलोचना झेलना पड़ता था। उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या आलोचना होता है। उसमें सबसे पहला था दैट वाज नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है कि ऑप्शनल जो है सब्जेक्ट, आपको पता है इसमें अगर ब्रॉड कैटेगरी डिवाइड करें तो एक होता है ह्यूमैनिटीज़, एक ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, और एक जो है वो आप बोल सकते हैं साइंस या मैथमेटिक्स रिलेटेड जो ऑप्शनल्स होते हैं, ठीक है, जो टेक्निकल ऑप्शनल्स हम लोग बोल सकते हैं, इसको टेक भी बोल सकते हैं, टेक ऑप्शनल्स। अब होता क्या था कि ह्यूमैनिटीज़ में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह के जो ऑप्शनल्स होते थे, इसमें एक परेशानी क्या आता है कि ये काफ़ी सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको पता है जिसमें आपको थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके क्वेश्चंस को कितने अच्छे से आंसर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती थी कि जो आपका एग्जामिनर जो आपका कॉपी चेक कर रहा है वो आपके आंसर को कितना ज़्यादा समझ पाता है, ठीक है, और उसको कितना ज़्यादा वो अच्छा लगता है। हो सकता है ऐसा बहुत टाइम होता है कि आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है लेकिन एग्जामिनर को वो आंसर अच्छा नहीं लगता है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी साल आपको सोशियोलॉजी या आपको एंथ्रोपोलॉजी में जो है बहुत अच्छा नंबर आ गया, किसी साल बहुत ख़राब आ गया, ठीक है। तो इसमें एक हिंट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में हमेशा रहता है, लेकिन जितनी बार आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी बार आप एग्ज़ाम देते हैं, तो वो अनसर्टेनिटी जो है वो कम होता चला जाता है। साइंस ऑप्शनल्स के साथ क्या होता था, आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे फिजिक्स ऑप्शनल है या मैथ्स ऑप्शनल है, इसमें अगर आपका क्वेश्चन जो है उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती है। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, बेसिकली यहाँ पर जो है बहुत ही आपको पता है, साइंस अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा तो इसमें डेरिवेशंस होते हैं, इसमें फॉर्मूलाज होता है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होता है, लेकिन वो डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप बिना प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। मतलब आप बोल सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शनल में क्या होता है, या तो आपको बहुत बुरा नंबर, सॉरी मैं साइंस ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ, तो साइंस ऑप्शनल में क्या होता है, या तो आपको बहुत बुरा नंबर आ सकता है या आपको बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। आप ऑलमोस्ट हो सकता है टॉप भी कर जाएं अगर आपका टेक्निकल ऑप्शन है तो। अब होता क्या था कि अगर आप जैसे फिजिक्स के ऑप्शनल में अगर आपने क्वेश्चन किसी, या केमिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आपको उसके पूरे नंबर मिल जाते थे। तो अब यहाँ पर क्या होता था कि जो ऑप्शनल में जो नंबर आता था बहुत हाई स्कोर आता था आपके टेक्निकल, जो हमने साइंस वाले ऑप्शनल्स में बोला, और वहीं ह्यूमैनिटीज़ में जो है आपको क्या एवरेज नंबर आता है। तो बच्चों का ये शिकायत था कि जो टेक्निकल ऑप्शंस वाले होते हैं इनको ऑप्शनल में बहुत एडवांटेज मिलता है, जिनका पेपर अच्छा जाता है उनको बहुत अच्छा नंबर आ जाता है और उनका रैंक जो है वो टॉप रैंक में पहुंच जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रहा था अभी तक। इससे क्या हुआ है कि इसको बीपीएससी ने बिल्कुल हटा दिया है, इस प्रॉब्लम को समाप्ति कर दिया है कि उन्होंने आपका जो ऑप्शनल पेपर है इसी को ऑप्शनल बना दिया है। इसका मतलब क्या कि ये जस्ट और जस्ट आपका क्वालिफाइंग पेपर हो गया है, क्वालिफाइंग पेपर हो गया है। क्वालिफाइंग पेपर का मतलब क्या हुआ कि अब आपका मार्क्स जो है, जो ऑप्शनल में आप जो भी ऑप्शनल चूज़ करिए उसका मार्क्स जो है आपके फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेगा और आपका रैंक जो है वो नहीं डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब इससे आपको क्या जो है चेंजेस आएगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल के क्वालिफाइंग होने से क्या चेंजेस आएगा। लेकिन जो आपको मेन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे, सामान्य हिंदी जो कि आपको पता है 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा, इसमें भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देखिए सामान्य हिंदी में 30% प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पर अगर आप बोलें तो जो आपका कंपलसरी पेपर्स है, जो मतलब कंपलसरी जो जिसका मार्क्स आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, ठीक है, वो कौन सा है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, ठीक है, पेपर 2 सामान्य अध्ययन, 2 जीएस के पेपर होते थे हमारे यहाँ, 300 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 3 घंटे के होंगे। और लास्ट में एसे का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, निबंध का, इसको भी 300 मार्क्स का रखा गया है और ये भी 3 घंटे मतलब 3 घंटे का इसका ड्यूरेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आप बोल सकते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स ऑप्शनल में जो आपको लाना पड़ेगा कैटेगरी वाइज अगर आप बोले तो सामान्य वर्ग के लिए 40% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% रखा गया है। मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा इफ़ यू आर ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। अगर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो 36.5, या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो 34%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ वो डिफरेंट है, लेकिन ये जो है सबसे मेन चीज़ क्या है कि ऑप्शनल में मार्क्स जो है और ऑप्शनल का जो नंबर है वो जुड़ेगा नहीं आपके फाइनल मेरिट, जो भी आपका मेरिट नंबर आएगा, और उससे आपका रैंक डिसाइड
नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2 तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा में मेधा सूची में आपकी तैयार की जाएगी। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका जो पेपर 1 जीएस, पेपर 2 जीएस एंड ऐसे विल बिकम द डिसाइडिंग फैक्टर। तो यहाँ पर एक तो आपको फायदा हो गया कि ऑप्शनल वाला जो फैक्टर है उसको बीपीएससी ने पूरी तरीके से हटा दिया है, लेकिन एक जो अब यहाँ पर डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है GS1, GS2 एंड आपका ऐसे। अब यहाँ पर देखिए फायदा किनको होने वाला है, नुकसान किनको होने वाला है, मैंने अगेन इसको बहुत अच्छे से जो है सोचा है और इसको एनालाइज किया है। अब देखिए होता क्या है कि ऑप्शनल पेपर आपका जो है ऑब्जेक्टिव हो गया है, बहुत अच्छी बात है, और क्वालिफाइंग हो गया है बिल्कुल। एक CSAT अगर आप यूपीएससी की एग्ज़ाम को देते हैं तो CSAT का जैसा एग्ज़ाम हो गया है कि आपको 33% नंबर बस लाना है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अगेन ये ट्रिकी भी हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे ये ट्रिकी भी होने वाला है। लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करें कि किनको फ़ायदा होने वाला है या किनको नुकसान होने वाला है, या फिर किस तरह के ऑप्शनल पेपर जो है वो लोग अब सेलेक्ट करेंगे, अगर आप बात करें तो जनरली जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं। एक जो सिर्फ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं लेकिन आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स जो है स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं ताकि एक बैकअप क्रिएट हो पाए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शनल जो है आपका क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कोई भी ऑप्शन मार्क करने के लिए आपको ऑप्शन में बिल्कुल जैसे आप प्रीलिम्स में देखते हैं आपको पूरे ऑप्शंस में क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे जो बच्चे जो यूपीएससी के लिए ऑप्शनल की प्रिपरेशन करते हैं, तो जैसे अगर उनका ऑप्शनल जैसे फॉर एग्जांपल लेके चलिए सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उनको अगर इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा कि आप इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उनको परेशानी आएगी स्टेट के पीसीएस मतलब बीपीएससी में, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जस्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपको हम सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दे दिए, ऑलरेडी आपने आंसर राइटिंग कर रखा है और आप यहाँ पर आके आंसर लिख देंगे तो आपका ठीक ठाक मार्क्स आपको आ जाएगा। नहीं, अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट पीसीएस में ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में आप ऑप्शनल में सब्जेक्टिव रहता है, वहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना रहता है। ठीक है, वहाँ पर आपको पता है इन डेप्थ आपको कुछ और चीज़ जो है वहाँ पर चेक होता है, लेकिन क्योंकि आप बीपीएससी का जब एग्जाम देंगे तो यहाँ पर आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी का ज़्यादा चेक होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम है। अब देखिए बीपीएससी में क्या होगा कि बीपीएससी की जो तैयारी करते हैं, सिर्फ बीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो अब जो है वो क्या करेंगे कि वो सर्टेन ऑप्शनल्स को ही चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वैसे ऑप्शनल्स को चूज़ करेंगे जिसका ओवरलैप जो है वो जीएस के साथ भी हो, क्योंकि अब सिर्फ ऑप्शनल अगर आपका जो आप बोल सकते हैं एक तरह से क्वालिफाइंग है, ये आपका डिसाइड नहीं कर रहा है, तो जनरली लोग वैसे ऑप्शनल चूज़ करने की तरफ जाएंगे जो ऑप्शनल उनको पढ़ने में आसानी हो और जिस पे बेस्ड वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर लें। तो डेफिनेटली वो वैसे ऑप्शनल्स चूज करेंगे जो कि उनको जीएस में भी मदद कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं इनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये क्या होगा कि सिर्फ वैसे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, वैसे चीज़ पढ़ेंगे जैसे हो सकता है कि वो हिस्ट्री ले लें, जैसे होता है कि वो पॉलिटिकल साइंस ले लें। ठीक है, क्योंकि उसका पॉलिटी के साथ कुछ ज़्यादा ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, इस तरह का चीज़ ऑप्शनल्स जो है वो चूज़ करेंगे, और वो कोई साइंस ऑप्शनल या फिर टेक्निकल ऑप्शन या कोई डिफिकल्ट ऑप्शनल जैसे इंजीनियरिंग ऑप्शनल ये सब चीज़ वो नहीं लेंगे, क्योंकि उनको अब आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने का मन करेगा ऑप्शनल में। अगर आप ऑलरेडी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका दूसरा एग्जाम आप देते हैं जहां पर आपको टेक्निकल सब्जेक्ट्स का नॉलेज है तो आप वो ऑप्शनल भले ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ बीपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आप कोई एक अनोखा ऑप्शनल नहीं चूज करेंगे जस्ट फॉर द कि हम एक ये ऑप्शनल चूज करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग हो गया है, और वैसे ऑप्शनल चूज करने चाहिए जिसके क्वेश्चंस जो हैं आपको जीएस में भी कवर हो जाए। ठीक है, और वही हमने बोला कि जो यूपीएससी दे रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट्स होंगे उनको थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपका जो भी ऑप्शनल है आप वहां पर पढ़ रहे हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़ रहे हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में भी आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चेंजेस होने से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ भी क्लियर तब होगा जब आप फर्स्ट टाइम इसका एग्जाम देंगे। 68 बीपीएससी जब हो जाएगा, उसका मेंस हो जाएगा, उसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि तभी हम लोग जो है असर्टेन कर पाएंगे कि क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है क्वेश्चंस का, या फिर आगे नेक्स्ट 69th या 70th बीपीएससी में आप किस तरह का
स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, आपको प्रीलिम्स का तैयारी करना है एज यूजुअल। जो 67th मेंस का तैयारी कर रहे हैं वो आपको पता है हमारे चैनल पे ऑलरेडी ऑप्शनल्स का सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसको आप फॉलो करिए। इसके अलावा जो भी चेंजेस होता है, जो भी चेंजेस हम लोग को न्यू पैटर्न के बारे में पता चलेगा, उसके बारे में हम लोग डेफिनेटली आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।